डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट आई 31 मई 2019 को। तो इसके जो चेयरपर्सन हैं वो कौन है? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। कमेटी ने इसको बनाया। MHRD का नाम बदल करके, जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट थी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो था, उसको शिक्षा मंत्रालय रीनेम कर दिया गया, यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री इसका नाम हो गया। ठीक, ये बेसिक बातें हैं। पहले शिक्षा मंत्रालय होता था, फिर MHRD किया था, अब फिर से एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया है। इसमें एक नया फॉर्मेट जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ, 5+3+3+4। पहले क्या होता था? 10+2+3, यानी 10वीं 10 साल, फिर 2 साल आपका 11वीं 12वीं सीनियर सेकेंडरी, और सेकेंडरी 10वीं था, और आपका ग्रेजुएशन जो है वो 3 साल। ये था पैटर्न। अभी क्या क्या है? 5+3+3+4, या 10+2 स्कूल एजुकेशन अगर थी तो अभी उसको 5+3+3+4, 534 एक ट्रिक है इसकी, जिससे आपको ये याद रहेगा। बस 534 में करना क्या है? 3 का स्क्वायर कर देना है, यानी 3 जो है वो 2 बार है ना। पहले 5 साल शुरुआत के फाउंडेशनल पीरियड है आपका, बिल्कुल जहां पे बुनियाद बनाई जाएगी। फिर आपका 3 साल प्रेपरेटरी, फिर आपका मीडियम, और इसका कुछ तो इन्होंने नाम रखा हुआ है, और फिर उसके बाद आपका 3 साल आपके, और 4 है आपका सेकेंडरी। तो ये है कुछ 5+3+3+4 का मॉडल जो NEP ने इंट्रोड्यूस किया है। 534 से याद रखना है, स्क्वायर लगा देना है, यानी 2 बार 3 है। यहाँ पे ये मिडल ही बोला है इसको, चलिए ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये है 5 साल की जो एजुकेशन है, 3 से 8 वर्ष तक। पहले क्या होता था? छठी से, मतलब छठी बोल रही हूँ, 6 साल से, 6 ईयर से फर्स्ट क्लास में बच्चा एडमिशन लेगा, और तब से हम काउंट करते थे। यहां पर क्या है? अभी ये कहा गया है कि जो प्री प्राइमरी वाले बच्चे हैं उनको 3 साल से ही, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन वाले बच्चे हैं, उन्हीं को इंक्लूड कर लो सीधा। तो शुरुआत के 5 साल, यानी 3 साल से 8 साल की उम्र जो है फाउंडेशनल पीरियड, मूलभूत चरण, यहाँ बेसिक लिटरेसी सिखाई जाएगी, खेलने कूदने में रहेंगे बेसिकली। फिर 3 साल हैं आपके 8 से 11 वर्ष का बच्चा प्रेपरेटरी स्टेज में है, बेसिक अब जाकर के वो न्यूमरेसी स्किल्स सीखेगा, वहां खेलेगा कूदेगा। और 3 साल उसके बाद 11 से 14 वर्ष मिडिल स्टेज हो गई आपकी। फिर आता है जिसमें आप बच्चा जो है वो 6, 7, 8 वगैरह करेगा। फिर 14 से 18 वर्ष सेकेंडरी स्टेज आ जाती है, और इसमें भी 6th ग्रेड से ही बच्चे को हम कोडिंग, वोकेशनल एजुकेशन, दुनिया भर की चीजें कराने की बात कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे 4 चरण हैं। 5 साल जिसको फाउंडेशनल पीरियड कह रहे हैं, कि बेसिक फाउंडेशनल स्किल्स आ जाए, उसमें बेसिक खेलना कूदना, थोड़ा डेवलपमेंट उसका हो जाए। फिर 8 से 11 वर्ष की अवस्था है, न्यूमरेसी स्किल्स आ जाएं। फिर 8 से 11 में आपका प्राइमरी एजुकेशन वो लेना शुरू कर दे। फिर 11 से 14 है मिडिल स्टेज, फिर सेकेंडरी स्टेज आ जाती है। FPMS इसको हम मान के चल रहे हैं। इसको अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, मैं करा चुकी हूँ इसको। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे 2 वीडियो, 3 है बट 2 तो प्रॉपर जैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस हिसाब से भी कराई है। इस बार खूब क्वेश्चंस आए हैं अलग अलग सब्जेक्ट में भी। अगर हम NEP की बात करें, पोल दे देंगी मैडम अगर नींद ना आई हो तो प्लीज। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसने कौन से पैटर्न में बदलाव लाया है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन एज रिकमेंडेड बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो आपको 534 वाली वो ट्रिक याद रखनी है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 3 का स्क्वायर कर देना है, ठीक। तो इसमें आंसर क्या सही होगा फटाफट से आप कमेंट करके बताएंगे। इतने में ये लिख देती हूँ ताकि आपको बार बार ये चीज याद रहे। भाई 5+3+3+4 FPMS फाउंडेशनल पीरियड 5 साल का, प्रेपरेटरी स्टेज 3 साल की, मिडिल स्टेज 3 साल की, और सेकेंडरी स्टेज 4 साल की। ठीक है, ये चारों के नाम FPMS के थ्रू ही याद रखने हैं। ए ऑप्शन एकदम सही है, आप लोग कह रहे हैं इसको अपनी मर्जी से 4 को 2+2, ये मैथ्स नहीं चल रहा कि हम अपनी मर्जी से लिख दें, है ना। 5 को 2+3 लिख दें, ऐसा नहीं चलेगा। 5+3+3+4 जब तक ये ऑप्शन में है तब तक कोई और ऑप्शन हमें चूज करने की आवश्यकता नहीं है। 96% लोग आंसर सही दे रहे हैं, मतलब इसमें भी लोग हैं जो गड़बड़ कर रहे हैं आंसर में, मतलब इसमें भी 4% लोग हैं जिनको सही उत्तर देने में समस्या हुई। तो ए ऑप्शन इज दी राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे और समझेंगे। अब आप सो सकती हैं फिर से, देखिएगा। तो ये पुराने जमाने की बात है। एक समय पे क्या होता था, एजुकेशन ऐसे वर्क करती थी, 10 साल + 2 साल, यानी 6 साल की उम्र में पहली क्लास में बच्चा जाता था। मतलब अभी भी यही है बट अब चेंजेस आ जाएंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की वजह से। 10 साल की उम्र में, मतलब 10 साल की एजुकेशन है, 6 साल की उम्र में बच्चा कक्षा 1 में जाएगा, और अगर हम बात कर रहे हैं 16 साल तक 10वीं उसकी हो जाएगी। फिर उसके बाद 2 साल थे, 2 साल कौन से हैं ये, 11वीं और 12वीं के, 16 से 18 वर्ष। इसको परिवर्तन, जो न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर है
उसमें परिवर्तन आ जाएगा। 10+2 से काम अभी नहीं चलेगा। ये था 10+2 एग्जिस्टिंग स्कीम जो हमारी चल रही है अभी तक। अब जब ये लागू हो जाएगी पूरी तरीके से तो एकेडमिक स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा। FPMS आप देख पा रहे हैं, 3 साल शुरुआत के आंगनबाड़ी वाला टाइम, फिर 2 साल जो है आपके 6 से 8 वर्ष यानी क्लास 1 और 2, यानी ये 5 साल जो है शुरुआत के, इनको 2 तरीके से तोड़ा हुआ है। 3 साल है आंगनबाड़ी के, 2 साल है फिर आपके बेसिक क्लास 1 और 2 के। ठीक है। फाउंडेशनल पीरियड में मल्टी लेवल एजुकेशन, प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी। प्रेपरेटरी स्टेज में जाकर के बच्चा थोड़ा एक्टिविटी के थ्रू स्किल्स वगैरह डेवलप करेगा, न्यूमरस स्किल्स एंड ऑल। फिर मिडिल स्टेज में तो साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स वगैरह पढ़ेगा 6th क्लास में। और सेकेंडरी स्टेज में अगेन क्रिटिकल थिंकिंग एंड ऑल पे बहुत ज्यादा जोर दिया है इन्होंने, और ये एक बार आप देख पाएंगे। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, अगर इसको हम ऐसे देखना चाहें कि जो हमने शुरुआत के 5 साल लगाए हैं, उन 5 साल में 3 साल आंगनबाड़ी के हैं या प्ले वे के हैं, फिर 2 साल कक्षा 1 और 2 के हैं, तो इसमें मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटी होगी। फिर जो उसके बाद के 3 साल हैं उसमें बच्चा डिस्कवरी मेथड एंड ऑल का इंटरेक्ट करके न्यूमरेसी स्किल्स वगैरह आप सिखाएंगे। फिर आएंगे इस पर मिडिल स्कूल पर एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे फोकस किया है, यानी अनुभवात्मक अधिगम पर फोकस किया है, बच्चों को रियल लाइफ एक्सपीरियंस हम दे पाए। सेकेंडरी स्टेज में जो वो मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स हैं, फ्लेक्सिबिलिटी की बात की है, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज को अलग अलग बांटने की जगह पूल ऑफ सब्जेक्ट्स होंगे जिनमें से चूज करने का अधिकार बच्चे के पास आ जाएगा। 6th क्लास से ही कोडिंग और वोकेशनल एजुकेशन, इंटर्नशिप वगैरह पे फोकस किया जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन बहुत आया कि जो असेसमेंट है, असेसमेंट मतलब आकलन कि बच्चा सीख कैसे रहा है, इसका पता करने के लिए इन्होंने एक तरह की असेसमेंट पॉलिसी की बात की, वो है 360 डिग्री असेसमेंट, यानी 360 डिग्री असेसमेंट, यानी बच्चे को चहुमुखी रूप से चारों तरफ से असेस करना है, आकलन करना है, यानी बच्चा खुद का भी आकलन करे, सेल्फ असेसमेंट यानी स्वयं आकलन, यानी वो अगर कोई काम आपने उससे कराया और आप उससे पूछे बेटा तुम खुद को कितना नंबर देते हो, वो कहेगा मैं 10 में से 8 दूंगा अगर ईमानदारी से बताऊं, यानी वो खुद का ही आकलन कर पाए। या कोई काम वो करके लाया और उसको बोले एक बार तुम देखो इसको कि तुम्हें क्या लगता है इसमें कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ये हुआ सेल्फ असेसमेंट कि बच्चा खुद का आकलन खुद कर सके। तो एक पार्ट तो इसमें ये हुआ। दूसरा 360 डिग्री असेसमेंट में क्या है, पीयर असेसमेंट। पीयर मतलब सहपाठी आकलन, यानी जो बच्चे के दोस्त हैं, क्लासमेट्स हैं, वो भी उसका आकलन कर पाए। आप कहें एक दूसरे को अच्छा बेटा अपनी नोटबुक, ए बच्चा अपनी नोटबुक बी बच्चे को दे और बी बच्चा ए बच्चे की नोटबुक चेक करे। अब क्या होगा, एक दूसरे का आकलन करेंगे तो उनकी जो असेस करने की क्षमता है वो भी बेहतर होगी, फीडबैक दे पाएंगे। और तीसरा पार्ट है इसमें टीचर असेसमेंट, यानी शिक्षक आकलन। तो शिक्षक क्या है इसमें, वो आकलन करेंगे कि आप कहां सुधार की आवश्यकता है, क्या फीडबैक दिया जा सकता है। तो 360 डिग्री का मतलब है होलिस्टिक, यानी सर्वांगीण रूप में आकलन। ऐसा नहीं है पेन पेपर टेस्ट लिया और बस नंबर दे दिए बात खत्म। इसमें बच्चे ग्रुप में एक्टिविटी कर रहे हैं, एक दूसरे का आकलन कर रहे हैं, बच्चा स्वयं का आकलन कर रहा है, टीचर भी उसमें इन्वॉल्व है। तो बच्चे और टीचर दोनों का रोल होना चाहिए, तब जाकर के शिक्षा कंप्लीट हो पाएगी, चाहे वो एजुकेशन हो, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो या आकलन की प्रोसेस हो। ठीक है, कि हम टेस्ट भी अगर कर रहे हैं तो उसमें भी टीचर का भी रोल है, बच्चे का भी रोल है, पीयर असेसमेंट का भी रोल है। हर किसी को एक तरह से ग्रेड की तरह हम काउंट करेंगे। इन्होंने असेसमेंट में रिफॉर्म लाने के लिए एक चीज की, उसका नाम है परख नाम का एक पूरा प्रोसेस डेवलप किया। परख में PARAKH अपने आप में हर किसी का एक मीनिंग है। P फॉर परफॉर्मेंस, A फॉर असेसमेंट, R फॉर रिव्यू, A फॉर एनालिसिस, K फॉर नॉलेज, फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये जो परख बॉडी बनाई गई एक तरह से असेसमेंट रिफॉर्म्स में, और इसमें बात हुई कि बच्चों को 21वीं शताब्दी के जो कौशल हैं, 21st सेंचुरी स्किल्स, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग है, डिजिटल लिटरेसी है, ये सब जरूरी चीजें हैं आज की डेट में, क्योंकि इन्फॉर्मेशन का युग है। आप ऐसा नहीं किसी ने कुछ भी बताया और मान लिया, आपको उसकी समालोचनात्मक चिंतन उसका करना पड़ेगा, डिजिटली लिटरेट होना पड़ेगा, कोऑपरेशन एंड ऑल, ये सारी चीजें 21वीं सदी के कौशलों में आती हैं। अभी पढ़ेंगे कि 21वीं सदी के कौशल होते क्या हैं। ठीक है, अगर हम बात करें परख की, तो आपको पता है इसमें कितने लेटर्स हैं, 6। ठीक, तो इस परख में P फॉर क्या है, परफॉर्मेंस कैसी है बच्चे की, इसका आकलन, परफॉर्मेंस असेसमेंट, फिर रिव्यू करेंगे, उस चीज पर प्रकाश डालेंगे, फिर एनालिसिस करेंगे, उस चीज का आकलन करेंगे, फेल हुए तो क्यों हुए, कहीं प्रॉब्लम है तो क्या है, फिर नॉलेज को टेस्ट करेंगे, किस चीज के लिए, फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, H फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो एक बार खुद से आंख बंद करके ये बोल करके देखिए, PARAKH। ठीक, एक बार इसको ऐसे लिख लेते हैं यहां, क्योंकि पेपर में दिमाग में चीजें टिकनी चाहिए। इस बार एग्जाम वैसे भी कॉन्सेप्चुअल है, PA मतलब ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है पहले से, परख। ठीक है, तो P फॉर परफॉर्मेंस, A फॉर क्या होगा बताओ फटाफट से, असेसमेंट, R फॉर रिव्यू,
A फॉर एनालिसिस, K फॉर नॉलेज, फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये हुआ परख का फुल फॉर्म, पता होना चाहिए। चाहे आप D++ में बैठने जाएं, KVS में बैठने जाएं, किसी भी एग्जाम को आप देने जा रहे हैं, ये चीजें पढ़ के ही जानी है। पेडागोजिकल ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे वो NEP हो, RTE हो, इंक्लूसिव एजुकेशन हो, CCE हो, NCF हो, ये सब पढ़ने हैं। अगेन ये बात मैं आपको शुरुआत में ही बता चुकी हूं कि होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की बात की है। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड क्या है? यानी बच्चे का जो रिजल्ट बने, जो कार्ड बने, वो रिजल्ट होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड कहलाएगा। यानी 360 डिग्री असेसमेंट उसमें हुआ है, यानी सर्वांगीण रूप से बढ़ते क्रम में प्रगतिशील एक कार्ड बनेगा, जिसमें CAP कैप यानी कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन का ध्यान रखा जाएगा। बच्चे के संज्ञान, उसके इमोशंस, उसके साइकोमोटर एबिलिटीज, यानी वो स्पोर्ट्स में अच्छा है कि नहीं, साइकोमोटर में आ गया, वो इमोशनली किन चीजों में, क्रिएटिविटी से लेकर के और किन चीजों में, कोऑपरेशन, लीडरशिप स्किल किन चीजों में अच्छा है, कॉग्निटिव स्किल्स की बात करें कि इन सब्जेक्ट्स में अच्छा है। तो लगभग हर एक एस्पेक्ट में हम उसको ग्रेड कर रहे हैं या फिर उसके लर्निंग पे फोकस कर रहे हैं। तो संज्ञानात्मक, सांवेगिक और गत्यात्मक पक्ष, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स को ध्यान में रखे एक होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बनेगा। इसमें सारी चीजें इन्वॉल्व होंगी, तब जाकर के हम 360 डिग्री असेसमेंट को अचीव कर पाएंगे। बात सही है या नहीं है? बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। क्या कहता है ये? 21st सेंचुरी स्किल्स। तो मेजर जो 12 स्किल्स हैं जिनको हम काउंट करते हैं CBSE दृष्टि से, और वैसे तो सैकड़ों स्किल्स आपको मिल जाएंगी अगर आप जाएंगे देखने, ठीक है ना। चलिए समझते हैं फटाफट से, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना अगर आप भूल गए हैं तो आप कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं अभी जो हम पढ़ने वाले हैं। ये ऐसी चीजें जितनी बार आप पढ़ेंगे, ये हम कई बार कर भी चुके हैं, लेकिन जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार बेहतर, ये इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला, ठीक है। कितने लोग अभी हम जुड़े हुए हैं? 23,000 लोग। लाइक किया है सिर्फ 10,000 लोगों ने। चलिए कोई बात नहीं। तो ये क्रिटिकल स्किल्स हैं, जो 12 क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हैं, जो महत्वपूर्ण हैं। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है, कैसे हैं, क्या कहानी है, उस पर हम अभी आएंगे। चले, ये 12 स्किल्स हैं, 12 कौशल हैं ये आपके, जो महत्वपूर्ण हैं भयंकर रूप से। ठीक है बात या नहीं है? देखिए, अगर हम बात करें, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है फ्रॉम पूर्णिया बिहार, मैम सेट लगाता हूं आप पे तो ऐप पे, तो SST और हिंदी का क्वेश्चन बनता नहीं है। अरुण सर को बोलिए कि अब क्वेश्चन कराएं, मुझे 130+ लाना है। गरीब, क्या नाम है आपका? गरीब नवाज। तो नवाज, इसमें बिल्कुल आप साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहिए, बोल देंगे कोई बात नहीं। देखिएगा, 21st सेंचुरी स्किल्स प्रीवियस ईयर को ध्यान में रख के एनालाइज करते रहना है। इस बार क्वेश्चंस थोड़े से हटके थे हिंदी में, और SST का तो आपको ज्यादा बेहतर पता होगा। तो 21वीं सदी के जो कौशल हैं, जिनमें से हम 12 कौशल को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मान रहे हैं, तो इसमें क्रिटिकल थिंकिंग, समालोचनात्मक चिंतन, हम एक बात के लगभग हर पहलू को जांच पाएं, बस मान ना ले। किसी ने कहा 2000 के नोट में चिप है, हमने मान ली। कोई और अफवाह उड़ी, फलानी वैकेंसी तब आ रही है, हमने मान लिया। अब वो आई 2 साल बाद, लेकिन हम तो मान के बैठे हुए हैं, उस हिसाब से हमने डिसीजन ले लिए। अगर कोई वेबसाइट है लेट्स लर्न के नाम से कोर्स बेच रही है, जाके खरीद लिया आंख बंद करके, ये भी नहीं देखा कि वेरीफाइड है नहीं है। जो चैनल है इतने सारे, अगर कोई इन्फॉर्मेशन टेढ़ी मेढ़ी दे रहा है तो वो ऑथेंटिक चीज है कि नहीं है। मतलब क्रिटिकल थिंकिंग का प्रयोग हम नहीं कर पाते, लेकिन बच्चों में हमें ये चीज डेवलप करनी है कि हम लगभग हर पक्ष में, ऑल एस्पेक्ट्स में चीजों को देख पाएं, फैक्ट और ओपिनियन के बीच अंतर को जान पाएं। ये है क्रिटिकल थिंकिंग। यानी आप जितनी भी आपकी कॉग्निटिव स्किल्स हैं, उनका प्रयोग करके हर एक पक्ष में चीजों को समझ पाएं, रिफ्लेक्ट कर पाएं, कंट्रोल कर पाएं, मैनेज कर पाएं, अवेयर हो, डेटा हो आपके पास, उसके आधार पर फैक्ट्स को आप जान पाएं और एनालाइज कर पाएं। कोलैबोरेशन यानी सहयोग के माध्यम से सीख पाएं, एक दूसरे के साथ बच्चे ग्रुप लर्निंग करें, क्योंकि बच्चे जब ग्रुप में होते हैं तो बेहतर सीखते हैं, सहयोग करके बेहतर सीखते हैं। टीम स्किल्स जो है डेवलप होती है उनकी, लीडरशिप स्किल्स उनकी डेवलप होती हैं, स्पोर्ट्समैनशिप या स्पोर्ट्स पर्सन की जो एबिलिटी है वो उनके अंदर डेवलप होती है, टॉलरेंस आती है जब ग्रुप में काम करते हैं, एक दूसरे को हेल्प कर पाएंगे। इंफॉर्मेशन लिटरेसी यानी आज की डेट में जो बेसिक जितनी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसका प्रयोग करके हम लिटरेट हो पाए इंफॉर्मेशन के संबंध में। टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी, भाई इतनी बेसिक टेक्नोलॉजी हमें यूज करनी आनी चाहिए। डिजिटल लिटरेसी भी इसको आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि बेसिक कंप्यूटर चलाना है, कुछ और ऐसे काम है टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके वो सब कर पाए। इनिशिएटिव लेना हर किसी के बस का नहीं होता, इनिशिएट करना, चीजों को कुछ नया शुरुआत करना। अगर आप एरिक एरिक्सन की थियरी में देखेंगे तो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट की एक स्टेज आती है, तो बच्चा इनिशिएट करे, इस चीज के लिए हम उसको बढ़ावा दें, गिल्ट ना है उसमें। सोशल स्किल्स बच्चे की डेवलप हो, कैसे ग्रुप में काम करना है, कैसे समाज के प्रति आगे बढ़ाना है। लर्निंग एक सोशल क्या है, प्रोसेस है,
कैसे सब साथ में मिलकर के आएंगे, कोऑपरेट करेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, डिसीजन लेंगे। क्रिएटिविटी, रचनात्मकता को बढ़ावा देना है, कुछ नया करने पे बल हो, कुछ नया सोचने पे हम जोर दे पाए। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इस बात को समझने में। कम्युनिकेट करना अपने आप में, कम्युनिकेशन क्या है, एक स्किल है, और आज के दौर में अपनी बात को ढंग से कह पाना अपने आप में बहुत बड़ी स्किल है। तो कम्युनिकेशन भी एक ऐसी स्किल है जो जरूरी है ना। संप्रेषण का कौशल, तनिष्क कह रहे हैं मैम संडे को सीट मिल जाएगी ना, मैं बिहार से दिल्ली आ गया हूं, बट आपका एक ऑफलाइन क्लास देखा था, बहुत ज्यादा ही स्टूडेंट्स थे। तनिष्क, मेरे ख्याल में मिल जानी चाहिए, क्योंकि हमने बहुत कम टाइम पहले ही बताया, कल या परसों ही आपको इन्फॉर्म किया इस चीज के बारे में। तो बाकी तो अरे कर लेंगे यार मैनेज, क्या दिक्कत है, खड़े होके बैठ के जैसे होगा मैनेज कर लेंगे, थोड़ा पहले आ जाना और क्या है। देखिएगा, अगर हम बात करें, बहुत बढ़िया, मिलेंगे परसों। फिर आता है मीडिया लिटरेसी, यानी मीडिया के भी इतने सारे साधन हैं आज की डेट में, उनके बारे में आप लिटरेट हो, लीडरशिप स्किल्स आपके अंदर डेवलप हो, एक दिशा दे पाए आप औरों को भी, खुद को भी। प्रोडक्टिविटी, कैसे आप समय को सही तरीके से यूज कर पाए, चीजें जो करना चाहते हैं वो कर पाए, डांस भी कर लो तुम बैठे बैठे। फ्लेक्सिबिलिटी, यानी हम रिजिड ना हो, हमारे अंदर चेंज होने की क्षमता हो, जब समय बदलता है तो हम भी बदल पाए। तो ये चेंज वाली जो एबिलिटी है, यही फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ। तो ये 12 स्किल्स हैं जिनको हम क्रिटिकल थिंकिंग, 21st सेंचुरी स्किल्स कह रहे हैं, कि किसी शताब्दी के कौशल है जो जरूरी है कि हम स्कूल्स में बच्चों को अलग अलग एक्टिविटी के माध्यम से सिखाएं, चाहे उनको हम ट्रिप पे ले जाके सिखा रहे हैं, कुछ चीजें एक्टिविटीज अलग अलग करवा रहे हैं तब सिखा रहे हैं, एंड ऑल। ठीक, रिडक्शन इन करिकुलम कंटेंट टू एनहेंस एसेंशियल लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, जो करिकुलम है उसको थोड़ा सा घटा दें, ऐसा ना हो बच्चे से भारी बस्ता हो। एक रिपोर्ट आई थी 1992-93 में, लर्निंग विदाउट बर्डन की, यानी बोझ ना बन जाए अधिगम बच्चे पे। तो इसेंशियल लर्निंग और क्रिटिकल थिंकिंग पे फोकस करके करिकुलम का लोड बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना, उसको कम करना है, रिडक्शन करना है उसमें पाठ्यचर्या में। और करिकुलम क्या है, करिकुलम में सब कुछ आता है स्कूल में, जो पैर रखने से लेकर के, कदम रखने से लेकर बाहर निकलने तक करिकुलम सब कुछ है। पाठ्यचर्या करिकुलम का एक हिस्सा होता है, सिलेबस, पाठ्यक्रम। चलिए थोड़ा सा फास्ट करते हैं। जेंडर इंक्लूजन फंड हो, कि भाई हम जेंडर पैरिटी की बात कर रहे हैं, तो अगर हम स्पेशली फीमेल्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा हम एफर्ट्स डाल पाए। ठीक, केजीबीवी जो आपकी कस्तूरबा गांधी बाल विद्यालय है, उनको ग्रेड 12 तक हम इन्वॉल्व कर पाए। रिडक्शन इन दी करिकुलम टू कोर कॉन्सेप्ट्स, ये ध्यान रखनी है ये लाइन, कि जो करिकुलम में रिडक्शन है, कमी है पाठ्यचर्या में, वो कोर कॉन्सेप्ट्स, यानी जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम सिखा पाए, बाकी हम रिड्यूस कर दें करिकुलम को। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, लेंथी नहीं होना चाहिए करिकुलम, यानी पाठ्यचर्या आपकी। करिकुलम और पेडागोजी जो है स्कूल्स में, वो लर्निंग कैसी होनी चाहिए, होलिस्टिक होनी चाहिए। ये वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, सर्वांगीण, यानी लगभग हर एक पक्ष को इंक्लूड करे, इंटीग्रेटेड हो, एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ हो, एंजॉयबल हो, यानी बच्चे आनंद ले पाए, और एंगेजिंग, यानी वो बच्चे क्या है, एक्सप्लोर कर रहे हो, इन्वॉल्व हो, उनका मन लगा रहे लर्निंग में। बात तो ठीक है। रिकॉग्नाइज कर पाए, आइडेंटिफाई कर पाए, फोस्टर कर पाए हम हर एक बच्चे की यूनिक कैपेबिलिटी को। हर एक बच्चा क्या है, विशिष्ट है अपने आप में, कुछ यूनिक रखता है तनिष्क, तो हम उस चीज का ध्यान रख पाए। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर द लोकल कॉन्टेक्स्ट, यानी जिस संदर्भ से, जिस लोकल कॉन्टेक्स्ट से बच्चा आ रहा है, जिस परिवेश से बच्चा आ रहा है, उसका भी हम ध्यान रख पाए, उसके सांस्कृतिक पक्ष का भी हम ध्यान रख पाए, सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष का। और डाइवर्सिटी, यानी सारे बच्चे एक जैसे नहीं होंगे क्लास में, अलग अलग तरह के बच्चे होंगे, इन चीजों को हम समझ पाए। इक्विटी एंड इंक्लूजन, अभी हम इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ेंगे, 5 नंबर का टॉपिक है। तो इंक्लूजन का, यानी समावेशन का हम ध्यान रखें, हर तरह के बच्चे को, चाहे वो गिफ्टेड है, नॉर्मल है, एवरेज है, या मंद बुद्धि है, या कोई टैलेंटेड बच्चा है, क्रिएटिव है, ब्लाइंड बच्चा है, कोई और समस्या है, हर तरह के बच्चे को हम क्लास में बिठा करके सिखा पाए। इक्विटी यानी समता का प्रयोग कर पाए, उसकी नीड के अकॉर्डिंग एजुकेशनल एक्टिविटीज को डिजाइन कर पाए। अब आती है जेंडर आइडेंटिटीज को हम ध्यान में रखें, सोशियो कल्चरल आइडेंटिटीज को हम ध्यान में रखें, किसी को नीचा और ऊंचा ना दिखाएं। ज्योग्राफिकल आइडेंटिटीज, कौन किस ज्योग्राफी से आ रहा है, तो हर एक बच्चे को इंक्लूड करना है, उसके जो भी क्षमताएं वो लेकर के आए परिवेश से अपने। डिसेबिलिटीज को हम इंक्लूड कर पाए, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस का ध्यान रख पाए बच्चों की। सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स बनाए जाएं, जो स्पेशली काम करें उन लोगों के लिए जो सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज हैं, यानी वंचित हैं सामाजिक और आर्थिक रूप से। इसको नोट कर लीजिएगा, SCDGs, ये सब मैंने नोट्स में आपको दिया है, अगर नोट नहीं भी कर रहे हैं तो ध्यान जरूर रखेंगे इस चीज का। अगर लैंग्वेज के विषय में हम बात कर रहे हैं तो NEP आपको कह रही है कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को फ्लेक्सिबली यूज करना है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या था, कि 3 भाषाएं प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाएं, जिसमें से पहली भाषा मातृभाषा होनी चाहिए, दूसरी भाषा, अगर मातृभाषा हिंदी नहीं है तो दूसरी भाषा हिंदी होगी, तीसरी भाषा कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है, इंग्लिश हो जाएगी।
तो ये एक बेसिक बात हुई। नो लैंग्वेजेस बीइंग इम्पोज्ड, इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। किसी भी भाषा को आप थोप नहीं सकते बच्चे पे, अप्लाई नहीं कर सकते, इम्पोज नहीं कर सकते। उसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा का प्रयोग करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अपनी चॉइस से वो लैंग्वेज पढ़ पाए। मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज टिल ग्रेड 5, कक्षा 5 तक जो क्षेत्रीय और मातृ भाषा है उसकी, जो घर में यूज करता है, होम लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज है, उसका आप प्रयोग उसको करने देंगे। बच्चे की मातृभाषा को डिस्करेज यानी हतोत्साहित नहीं करना होता। फिर आती है संस्कृत एज एन ऑप्शन एट ऑल लेवल्स, यानी बेसिकली जो आपकी इंडियन क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं उनको एक ऑप्शनल की तरह रखने देना है स्कूल्स में। संस्कृत क्या है, एक ऑप्शनल की तरह होनी चाहिए बच्चे के पास, वो जिस लेवल पे पढ़ना चाहे एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में, एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में। जितनी भी सांस्कृतिक भाषाएं क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं उनको आप एक ऑप्शनल या एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में रख पाएंगे। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को यूज करना है। मल्टीलिंगुअल कंट्री है तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि बहुभाषिता का प्रयोग कर पाए, यानी जो एनसीएफ कहता था उसी बात को बढ़ावा दिया है कि मल्टीपल भाषाएं देश भर में चलती हैं। हम कहते हैं कि कोस कोस पे पानी बदले 3 कोस पे वाणी। तो जो भाषाओं का जो चेंज है या बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है लैंग्वेज को लेकर के इंडिया में, उसको हम ध्यान रख पाए और एक क्लास में मल्टीपल लैंग्वेज बोलने वाले पढ़ने वाले बच्चे हों। आईएसएल को बढ़ावा देना यानी इंडियन साइन लैंग्वेज को हमें